नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2024 का पेपर, जो कि आस्क्ड बाय द एग्जामिनर टू द स्टूडेंट्स। ओके, द पेपर वाज सेट एक्स। ओके, द रिमेनिंग 8 questions we discussed in the previous video. Okay, and today's video we are going to discuss the remaining 12 questions. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर ने कौन कौन से सवाल बच्चों से पूछे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेफिनेटली द आंसर इज म्यांमार। ओके, द आंसर इज म्यांमार। इसको याद रख लें। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो क्या आंसर देंगे आप? डेफिनेटली बुर्मा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी? डेफिनेटली नो, मैन्युफैक्चरिंग इज not a primary activity. Manufacturing is a secondary activity. Okay, it is here the explanation. देखिए क्या है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एक्चुअली में क्या है? दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इफ एनीबडी आस्क टू यू कि एग्जाम्पल बताइए प्राइमरी सेक्टर की, इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो डेफिनेटली इसमें सेक्टर आएंगे आपके माइनिंग, क्वायरिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। ओके, एंड सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होती है। एंड टेरिशरी सेक्टर activities includes insurance services, tourism, health, education, banking, communication, transport, trade. These are example of the tertiary sector. Okay, I hope you understand this question very well, and you understand what is the difference between manufacturing sector and primary sector, and also the tertiary sector. Okay, these all three sectors are different, but the examiner here asked to you about the manufacturing sector, that manufacturing is a primary activity or not. Definitely answer is false. I hope आपको ये समझ आया होगा। देखिए अगला सवाल एग्जामिनर ने क्या पूछा है। EMS stands for, यहाँ बोल लीजिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है EMS की। तो देन E stands for emergency, M stands for medical, and S stands for services. Simple. Okay, remember this, emergency, medical, services. Okay, चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है What was the tenure of बख्शी गुलाम मोहम्मद? ओके, बख्शी गुलाम मोहम्मद, हु वाज बख्शी गुलाम मोहम्मद? आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इनका टेन्योर क्या था? 1953 to 1963। क्या था? 1953 to 1963। देखिए मेरे पढ़ने के साथ साथ आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये क्लास में पढ़ा हुआ है। आपको आपके टीचर्स ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में ये इसके बारे में समझाया हुआ है, तो इसलिए इसमें तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि ये कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पर सब पुराना है, सब आपने अपनी क्लास में ये डिस्कस किया हुआ, पढ़ा हुआ है। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक है ना, इतना ही थोड़ी देखेंगे अभी हम, इसके साथ थोड़ा और भी देख लेते हैं ताकि आपका नॉलेज जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसको, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हु वाज द आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, मेहर चंद महाजन। ठीक है दोस्तों, मेहर चंद महाजन। सेकंड, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके। थर्ड was बख्शी गुलाम मोहम्मद। फोर्थ, ख्वाजा शामस उद्दीन। एंड फिफ्थ, गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दे वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। फर्स्ट, मेहरचंद महाजन। ओके। सेकंड वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद। थर्ड, ख्वाजा शामसुद्दीन। फोर्थ, एंड गुलाम मोहम्मद सदीक। फिफ्थ। अगर आपसे कोई इनके टेन्योर के बारे में पूछ ले कि इनका टेन्योर क्या था, देखिए क्योंकि एग्जामिनर ने टेन्योर ही पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो जो तीसरे थे हमारे, उनके बारे में पूछा है ना। अगर पहले के बारे में पूछ लिया, इनके बारे में क्या था, 1953 टू 1963। ठीक है। तो फर्स्ट था, जो पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनका टेन्योर था 1947 टू 1948। ओके। और जो दूसरे थे, उनका टेन्योर था 1948 टू 1953। और जो तीसरे थे, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका टेन्योर था 1963 टू 1964। और जो लास्ट थे, टेन्योर वॉज 1964 टू 1965। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल है यहाँ पर, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट। कौन सी है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? A legitimate government is one that is elected by the people. Remember, a legitimate government is a government that is elected by the people, जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, and is accountable to the citizen of nation. और किसको accountable होती है वो? Citizen of nation को. And a government is considered legitimate when it lets people participate in the political process. I hope आपको ये सवाल भी समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आ रही है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ आपको कोई कहीं क्वायरी है, तो देन यू आस्क मी बाय कमेंट इन दिस वीडियो। ओके, आप मुझे पूछ सकते हैं, तो देन डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। देखिए नेक्स्ट है MSME स्टैंड्स फॉर। ये क्या है? देखिए दोबारा फुल फॉर्म पूछ लिया है कि MSME क्या है, तो देन M स्टैंड्स फॉर माइक्रो, S स्टैंड्स फॉर स्मॉल, M स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड E स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेस। दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये याद करना है आपने, इसमें कोई
और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इसको आपने इसकी फुल फॉर्म को याद करना है, ठीक है। ये एग्जामिनर ने आपको पूछी है। देखिए अगला है, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन विच सेसमिक जोन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर है फोर्थ एंड फिफ्थ जोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सेस्मिक जोन्स होते हैं, इसमें फर्स्ट सेस्मिक जोन होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देन जो जो सेकंड सेस्मिक जोन होता है ये कैसा रहता है, इट इज़ लो टू मॉडरेट रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। ओके, कैसा रहता है, लो टू मॉडरेट रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स। एंड थर्ड सेस्मिक जोन दैट इज मॉडरेट टू हाई रिस्क जोन, फोर्थ is high risk zone, and zone 5 that is with a very high risk of earthquakes including those magnitude 8 or above the Richter scale। और जम्मू कश्मीर जो है वो किस में फॉल कर रहा है, वो फॉल कर रहा है हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ में। और देखिए यहाँ पर फोर्थ और जो फिफ्थ है, ठीक है, जो फोर्थ है, फोर्थ मीन्स वेरी हाई रिस्क जोन है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के जो चांसेस हैं काफ़ी हाई हैं। फोर्थ और एंड फिफ्थ, दिस इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, वही है मतलब जो हमने फोर्थ में पढ़ा। एंड इंक्लूडिंग दोज ऑफ मैग्नीट्यूड 8, ओके, एंड और एबव ऑन द रिक्टर स्केल। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आया होगा कि सेस्मिक जोन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कौन से सेस्मिक जोन में फॉल करता है, आपने ये भी समझ लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है यहाँ पर कि व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर टू मेक J&K अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आंसर इज 6 अगस्त 2019। ओके, 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया issue an order to make Jammu and Kashmir a union territory। ओके, देखिए इसमें हम कुछ और भी समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द आर्टिकल 370। कई बार ये एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल पूछता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्टिकल 370 व्हेन वाज इम्प्लीमेंटेड, 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, in Jammu and Kashmir, and on 5th August 2019 our Prime Minister Narendra Modi ji abrogated the Article 370 to the Jammu and Kashmir। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट कर दिया, एब्रोगेटेड। एंड on 11 December 2023, ओके, डेट वेरी याद रखें डेट को, 11 December 2023 5 जज बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld of Indian government decision to abrogate Article 370। or the bench had said that Article 370 of the Constitution was temporary and the president had the power to revoke it, and finally Article 370 from Jammu and Kashmir abrogated, okay, on 11 December 2023। this is about the Article 370। okay, I hope आपको ये समझ आया होगा कि आर्टिकल 370 की शुरुआत कहाँ से हुई और इसको कब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एब्रोगेट किया और फाइनली कब इसको एब्रोगेट कर दिया। 5 जजेस की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठी थी उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9th, देयर आर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द यूटी ऑफ J&K। कितनी है 5। कितनी है 5। ये पिछले ये दिस क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेपर, दोबारा रिपीट हो गया है ये। ठीक है, आगे है BRO। BRO स्टैंड्स फॉर
Border Road Organization, BRO, stands for Border Road Organization. देखिए दोस्तों, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1960. ठीक है, ये भी याद रखना है हमको सिर्फ सवाल ही नहीं पढ़ना, उसके साथ अगर कोई और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस चीज़ को भी हम याद करेंगे. और इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखेंगे. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, कहाँ है? न्यू दिल्ली. ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO स्टैंड्स फॉर. इसका एस्टैब्लिशमेंट 1960 एंड हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. ठीक है, रोड वगैरह बनाने का ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और? डेफिनेटली दैट इज मैग्नेटाइट. ठीक है, याद रखें. इट कंटेन्स अबाउट 72% ऑफ आयरन. ओके. रिवर झेलम, इसका लास्ट सवाल है आज की वीडियो का. ठीक है, रिवर झेलम इज फेमस फॉर बैटल ऑफ हाइडा स्पेस. बैटल ऑफ हाइडा स्पेस, इसका ये एक्सप्लेनेशन है. द बैटल ऑफ हाइडा स्पेस फॉट इन 326 BC बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट, ओके, एंड किंग पोरस, टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम. ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे बात हो रही है रिवर झेलम की. ठीक है, और जो रिवर झेलम है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है. यहाँ से कई बारी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं. देखिए, जो झेलम रिवर है, कौन सी रिवर है? झेलम रिवर. झेलम रिवर, अगर झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात की जाए, ट्रिब्यूटरी का मतलब समझते हैं ना, सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? द सिंध रिवर. क्या नाम है? द सिंध रिवर. ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो ये रिवर झेलम है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ठीक है, वेयर इट ऑरिजिनेटेड. ये ऑरिजिनेट होती है वेरीनाग से. वेरीनाग मतलब इसका वहाँ से ये निकलती है, इसका ओरिजिन, द झेलम रिवर फ्रॉम वेरीनाग. और इसी झेलम रिवर के ऊपर उरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है. ठीक है दोस्तों, जो इट ड्रॉज 480 मेगावाट एनर्जी. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा. और दोस्तों, एक सवाल मुझको और याद आ रहा है. अगर कोई पूछ ले कि द रिवर झेलम इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? द रिवर झेलम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर है विथ आस्था.
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिवर झेलम इज़ ऑल्सो नोन एज विद आस्था। हमने रिवर झेलम के बारे में पढ़ा कि रिवर झेलम जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है द सिंध रिवर। ये ऑरिजिनेट होती है वेरीनाग से। उरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना हुआ है जो कि 480 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एंड द रिवर झेलम इज़ ऑल्सो नोन एज विति आस्था। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। कोई मजबूरी नहीं है कि आपको उसको लाइक ही करना है। अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुश रहें, मंगलमय रहें, मेहनत करते रहें, बड़ों का आदर करें, और ज़िंदगी में जो तय किया है उसको हासिल करें। यही आपकी इस समय पे सबसे बड़ी ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।